अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। आई होप सो आप सारे ठीक होंगे। अच्छा जी, आज हमारे पास जो टॉपिक्स हैं, पाकिस्तान अफेयर्स की सीरीज़ चल रही है, आपको पता है। हमारे पास जो सीरीज़ में आज टॉपिक्स हैं वो लखनऊ पैक्ट है, रॉलेट एक्ट है, जलियांवाला बाग मैसेकर है और जनाब मोंटेग रिफॉर्म्स हैं। अब ये 3-4 टॉपिक्स हम इसी एक वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करेंगे और आपको टू दी पॉइंट सारी बातें बताएंगे। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात हमने आपसे आज इसे रिक्वेस्ट समझें या एज ए उस्ताद हुक्म समझें। वॉच वीडियो लेक्चर्स टू अंडरस्टैंड पीडीएफ फाइल्स एंड क्वेश्चन मार्क पॉइंट्स। अब क्वेश्चन मार्क के जो पॉइंट्स होते हैं और जो पीडीएफ फाइल्स होती हैं उन्हें समझने के लिए वीडियो लेक्चर्स का देखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले नंबर पर हमारे पास लखनऊ पैक्ट है जी। लखनऊ पैक्ट को स्टार्ट करते हैं। लखनऊ पैक्ट के बारे में आपको बता दें जी, यहाँ पर ये सारी चीज़ लिखी हुई है कि दिसंबर 1916 में AIML ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के दरमियान एक मुआहदा हुआ था लखनऊ के मकाम पर। इसी वजह से इसे लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है। 1916 में ये दिसंबर 1916 को हुआ था और ये कुछ एग्रीमेंट था, कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिनके ऊपर दोनों पार्टियां मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो है मुत्तफिक हो गई थी और इसी एग्रीमेंट को लखनऊ पैक्ट 1916 के नाम से जाना जाता है। दिसंबर 1916, ये याद रखिएगा। सॉरी यार, आज ना गला ज़्यादा ख़राब है मेरा। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यूज़ में भी कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के इकट्ठा होने की वजह क्या थी। तो भाई मुस्लिम लीग और कांग्रेस के इकट्ठा होने की वजह ये थी कि बैकग्राउंड में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 1905 में जब तकसीम बंगाल हुआ तो उसको मुसलमानों ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन कांग्रेस ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो उस वक्त अंग्रेज़ों ने जो है मुसलमानों को नवाज़ दिया। फिर 6 साल बाद जब हिंदुओं ने उनके खिलाफ़ प्रोटेस्ट किया तो उन्होंने हिंदुओं की बात मानकर बंगाल की जो तकसीम थी उसको ख़त्म कर दिया और इस बार उन्होंने हिंदुओं को नवाज़ दिया। यानी 5 साल पहले वो मुसलमानों की बात मान रहे हैं, फिर 5-6 साल बाद वो हिंदुओं की बात मान रहे हैं और इस तरीके से वो कभी हिंदुओं को और कभी मुसलमानों को नवाजते थे। तो मुसलमानों और हिंदुओं को दोनों को ही कहीं ना कहीं ये आइडिया हो चुका था कि अंग्रेज़ हमें बेवकूफ़ बनाते हैं और ये इस तरह हम लोगों को डिवाइड करके रखते हैं। ठीक है, उन्हें ये बात समझ आ गई थी कि अंग्रेज़ हमें तकसीम करके हम लोगों को आपस में लड़वा कर हमें आज़ादी नहीं देना चाहते। ये बेसिक पर्पज़ था अंग्रेज़ों का। तो इसी वजह से 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस इकट्ठे हो गए। अब मुस्लिम लीग और कांग्रेस के इस लखनऊ पैक्ट से होने से पहले उससे पहले 1913 1912 में इनके जो सेशंस हुए थे ना, सालाना सेशन होते थे मुस्लिम लीग और कांग्रेस के, तो वो जो है अलहदा-अलहदा शहरों में हुए थे। लेकिन 1916 का ये जो सेशन है, ये दोनों जमातों ने एक ही जगह पे, एक ही मकाम पर और एक ही शहर लखनऊ में मुनक्किद किया और इसका सारा सहरा कायद-ए-आज़म के सर जाता है। बैकग्राउंड और काज़ीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। मेन वजह वही थी कि मुसलमानों और हिंदुओं को समझ आ गई थी कि वो इनको लड़वा रहे हैं आपस में। उसके बाद जनाब हमारे पास यहाँ पर ये बात भी मैं आपको बता चुका हूँ कि 1913 में नहीं, ये नई बात है। 1913 में मुस्लिम लीग ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ तरमीम की थी और यही वजह थी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के करीब आए, क्योंकि मुस्लिम लीग ने जब ये कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ तरमीम की ना, तो मेजर जो बात थी ना मुस्लिम लीग की वो ये थी कि हमारे हिंदुस्तानी ही हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत करें, यानी सेल्फ रूल की बात की थी मुस्लिम लीग ने अपने 1913 में जब इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया। तो आपसे पेपर में पूछा भी जा सकता है वन पेपर में कि हम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन कब चेंज किया कि जिसकी वजह से 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस इकट्ठे हुए। तो ये 1913 में हुआ था जी। अब उसके बाद रोल ऑफ कायद-ए-आज़म क्या है, आपको पता है कि कायद-ए-आज़म ने 1913 में मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। ये बात याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कायद-ए-आज़म ने 1913 में मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया और 1913 में ही मुस्लिम लीग ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ तरामीम की थी जिसकी वजह से कांग्रेस ने इसको पसंद किया। अब मज़े की बात यह है कि 1913 में तो कायद-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया है, लेकिन क्या आप में से मुझे कोई ये बता सकता है कि कांग्रेस को कायद-ए-आज़म ने कब ज्वाइन किया था? ये जनाब आपके लिए क्वेश्चन छोड़ते हैं, आज डिस्कशन फोरम पर आप जवाब देंगे। लेकिन ये जहन में रखिए कि 1913 से पहले ही कांग्रेस को कायद-ए-आज़म ज्वाइन कर चुके थे। मतलब 1913 में कायद-ए-आज़म कांग्रेस के भी मेंबर थे और मुस्लिम लीग के भी मेंबर थे। तो 1913 से लेकर 1916 तक कायद-ए-आज़म ने बड़ी कोशिशें की कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक दूसरे के करीब आ जाएं और उनकी कोशिशें रंग लाई। इसी वजह से जो है मुस्लिम कायद-ए-आज़म को बाद में एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का टाइटल भी दिया गया एक हिंदू लीडर की तरफ से। उस हिंदू लीडर का नाम भी आप बताएंगे, ये भी मेरी तरफ से आपके लिए सवाल है कि कायद-ए-आज़म को एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का टाइटल किसने दिया था। ये क्वेश्चन कई बार पेपर्स में पूछा जा चुका है।
ये वही बात है जी, कांग्रेस ने अप्रिशिएट किया था सेल्फ गवर्नमेंट के आइडिया को जो मुस्लिम लीग ने उठाया था। उसके बाद आगे चलते हैं जी, 1913 तक बात पहुंच गई है। उसके बाद 1916 एक ऐसा मौका था, पहली बार हिस्ट्री में, कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस का जॉइंट सेशन हुआ लखनऊ के मकाम पर। इससे पहले इनके सेशंस हमेशा अलग-अलग होते थे, लेकिन जैसे ही 1913 में कायद-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया है ना, उसके बाद उनकी मेहनतों का नतीजा था कि ये दोनों कौमें, मुसलमान और हिंदू, और इनकी दोनों पार्टियां एक दूसरे के क्लोज आई, और 1916 में इनका एक इकट्ठा एक सेशन हुआ। और इस सेशन की जो प्रिजाइड किया है ना, कांग्रेस की तरफ से इसको प्रिजाइड किया था अम्बेडकर चरण ने। अम्बेडकर चरण एक इनके हिंदू लीडर थे, अम्बेडकर चरण, उसने कांग्रेस को प्रिजाइड किया। और मुस्लिम लीग को प्रिजाइड किसने किया, ये मेरा आपसे सवाल है। तो अब तक टोटल 3 सवाल हो गए जो मैं आपसे पूछ चुका हूँ, और इन तीनों सवालों के जवाब मुझे डिस्कशन फोरम पर चाहिए बेटा, ठीक है। मैं आपको सारी बातें भी यहाँ बता सकता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें मैं जानबूझकर छोड़ता हूँ ताकि आप भी कुछ डिस्कशन में हिस्सा लें। उसके बाद यहाँ पर अगला सवाल है जी, कायद-ए-आज़म को ट्रू एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी कहा गया। यही मेरा सवाल था आपसे कि किसने कहा था, ठीक है जी। चले इसका बता देता हूँ, सुरैजनी नेडू एक नाम था, सुरैजनी नेडू, उन्होंने इनको एम्बेसडर कहा था हिंदू मुस्लिम यूनिटी का। उसके बाद बेटा ये 1916 में जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ये इकट्ठा सेशन हुआ है, तो इनका एक एग्रीमेंट हुआ कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के ऊपर। दोनों जमातों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ तरमीम की कि जी कुछ बातें हम आपकी मानते हैं, कुछ आप हमारी बातें मान लें, ठीक है जी। और इस एग्रीमेंट को ही लखनऊ पैक्ट कहा गया। इस एग्रीमेंट को क्या कहा गया, लखनऊ पैक्ट कहा गया। यार आज तो बहुत ही ज़्यादा गला ख़राब है। अच्छा जी, उसके बाद देख लेते हैं कायद-ए-आज़म ने अब दोनों पार्टियों की तरफ से किसने इस पैक्ट को साइन किया था जी, ये भी देख लेते हैं। कायद-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग की तरफ से साइन किया था, और अम्बेडकर चरण ने इसको कांग्रेस की तरफ से साइन किया, इस एग्रीमेंट को, ठीक है जी। एग्रीमेंट हो गया, कुछ पॉइंट्स थे वो नीचे आपको बता देते हैं जी, किन पॉइंट्स के ऊपर एग्रीमेंट हुआ दोनों जमातों का 1916 में लखनऊ पैक्ट में। लेकिन मुस्लिम लीग की तरफ से कायद-ए-आज़म ने साइन किया था, और कांग्रेस की तरफ से अम्बेडकर चरण जो उनकी सदारत भी कर रहे थे, उन्होंने सिग्नेचर किए थे जी, ठीक है जी। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मेजर पॉइंट्स के कौन कौन से पॉइंट्स थे। सबसे पहला पॉइंट तो जी, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स एंड अदर कम्युनिटीज़ वर एक्सेप्टेड बाय कांग्रेस। यानी अलहदा से जो इलेक्शंस का निज़ाम था सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं, अदर कम्युनिटीज़ के लिए भी कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया था। और उसके बाद दूसरा पॉइंट, दोनों जमातें जिस पर मुत्तफिक हुई थी कि दोनों जमातें कोशिश करेंगी इंडिया के अंदर सेल्फ रूल के लिए। तीसरे नंबर पर मुसलमानों को सेंट्रल लेजिस्लेचर में 1/3 सीट्स की डिमांड भी कांग्रेस ने मान ली थी। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि सेंट्रल लेजिस्लेचर में मुसलमानों को, अब सेपरेट इलेक्टोरेट तो एक्सेप्ट कर ही लिया था लखनऊ पैक्ट में, ये तो सबको पता है यार, लेकिन सेंट्रल लेजिस्लेचर में कितनी सीटें मुसलमानों के लिए उन्होंने रखी, 1/3 सीट्स। और एक बात उन्होंने और की कि कोई भी बिल लेजिस्लेचर कमेटी की तरफ से पास नहीं होगा अगर 3/4 किसी भी कम्युनिटी को उसको अपोज कर देते हैं। मतलब कोई बिल पेश हुआ है, ठीक है जी, कानून साज असम्बली में, और किसी भी कम्युनिटी के, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, 3/4 उसके जो है उसको रिजेक्ट कर देते हैं या उसके अपोजिशन करते, तो वो बिल पास नहीं हो सकेगा। यानी एक डेमोक्रेसी वाली बात यहाँ पर आ गई थी, ठीक है जी, हर कम्युनिटी को इज्जत दी गई, ठीक है जी। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनके ऊपर ये इकट्ठे हुए, और यही 3-4 पॉइंट्स हैं जो आपसे पेपर में बार बार पूछे भी जा सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं जी, इम्पोर्टेंस ऑफ लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट के क्या फ़वाइद मुसलमानों और हिंदुओं को हासिल हुए। अब देखिए जी, लखनऊ पैक्ट के हिंदू और मुसलमानों को फ़वाइद, अब सबसे पहले तो हम मुसलमानों के फ़वाइद ही देख लेते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तानी हो तो हम उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं कि जी उनको क्या फ़वाइद हुए। सबसे पहले तो सेपरेट इलेक्टोरेट उनको मिल गया, ठीक है जी। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर हिंदू और मुसलमान कुछ करीब आए, और आगे जाकर तहरीक खिलाफत जो आपको पढ़ाएंगे, तहरीक खिलाफत में फिर मुसलमानों का साथ दिया था हिंदुओं ने। ये भी बड़ा फ़ायदा हुआ था लखनऊ पैक्ट का आगे चलकर, ठीक है जी। मतलब क्या है कि एक तो सेपरेट इलेक्टोरेट, ये तो आपको पता ही है कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो हम आपको पीछे बता चुके हैं। और दूसरे नंबर पर जो फ़ायदा हुआ था वो क्या था, तहरीक खिलाफत के अंदर हिंदुओं ने मुसलमानों का साथ दिया था। किस में जी, तहरीक खिलाफत में। और ये बड़े इंपॉर्टेंट दोनों फ़वाइद हैं। वो पूछ सकता है आपसे इंटरव्यू में कि लखनऊ पैक्ट का मुसलमानों को क्या फ़वाइद हुए। और तीसरा फ़ायदा वो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि 1/3 सीट्स इनको मिली थी सेंट्रल लेजिस्लेचर में, ठीक है जी। उसके बाद जनाब दूसरा आज का हमारा टॉपिक है जी, दूसरा टॉपिक, थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं जी, काफ़ी देर से एक ही कलर चल रहा है।
दूसरा हमारे पास टॉपिक है जी रॉलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग मैसेकर। व्हाट वाज द रॉलेट एक्ट एंड व्हाट वाज जलियांवाला बाग मैसेकर, इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन था ये देख लेते हैं जी। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको लाजमी सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा। देखिए जी, जब ये लखनऊ पैक्ट हो गया ना, मुसलमान और हिंदू इकट्ठे हो गए, अंग्रेज़ों को नज़र आ गया कि ये दो कौमें अगर इकट्ठी हो गई हैं तो ये हमारे खिलाफ एहतजाज करेंगे, और ये बाकायदा एहतजाज कर रहे थे सेल्फ गवर्नमेंट बनाने के लिए। तो अंग्रेज़ ये बात देख रहे थे कि यार अगर हम इनको इस तरह खुला छोड़ देते हैं तो ये तो कल को हमारे सर पे बैठ जाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए, कुछ ऐसे कवानीन बनाए जाएं, कोई ऐसा कानून लेकर आया जाए, कोई ऐसा एक्ट लेकर आए कि जिसके ज़रिए इन दोनों कौमों को दबाया जा सके। तो मेरे बेटे, मेरे भाई, 1918 के अंदर एक कमेटी बनाई गई ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से SA रॉलेट के अंडर, यानी इसकी हेडशिप के अंडर। और इनकी कोशिश ये थी कि किसी तरीके से क्रश किया जा सके पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसीज़ को जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कर रहे थे हिंदू मुस्लिम मिलकर। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। कमेटी कब बनी है? 1918 में। कमेटी कब बनी है? कमेटी कब बनी है जी? 1918 में। और उसके बाद 1918 में ही इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट बनाकर गवर्नमेंट को पेश कर दी। अब कमेटी का हेड कौन था? SA रॉलेट। तो SA रॉलेट जब उस कमेटी का हेड था, इसने कुछ तजावीज़ बनाई और वो पेश कर दी ब्रिटिश गवर्नमेंट को। वो तजावीज़ क्या थी, नीचे आ चलकर आपको बताते हैं। इसी रॉलेट एक्ट की वजह से आगे जाकर बहुत ज़्यादा कत्ल गारत हुई है। आए जी देखते हैं जी। अच्छा जी, अब ये जो रॉलेट ने जो अपनी तजावीज़ भेजी थी ना, मैयर्स जो भेजी थी, 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और उसे रॉलेट एक्ट का नाम दिया गया। ठीक है जी। 1918 में कमेटी बनी है, 1918 में ही उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को भेजी है वो तजावीज़, और 1919 में जाकर तकरीबन ये आपकी मैयर्स को अप्रूव कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और इनको रॉलेट एक्ट का नाम दे दिया गया। नाउ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज़ what was the Rowlatt Act Myers and why Indian politicians called this report as Criminal Rowlatt Committee Report। और इसी रॉलेट एक्ट के मुखालफत में आकर कायदे आज़म ने भी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, कायदे आज़म ने भी रॉलेट एक्ट के ख़िलाफ़ जाकर प्रोटेस्ट के तौर पर इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिज़ाइन कर दिया था। और सन आप बताएंगे जी कब इन्होंने रिज़ाइन किया था, ईयर आप मुझे बताएंगे। क्या 1919 में ही रिज़ाइन किया था या एक साल वेट करके 1920 में रिज़ाइन किया था? डिस्कशन फोरम पर बताएंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि इंडियन पॉलिटिशियंस ने रॉलेट एक्ट में ऐसा क्या था रॉलेट एक्ट में ऐसा कि जनाब वो कहने लगे कि जी ये तो बड़ा ही जालिमाना किस्म का जो है फैसला है जी। ठीक है जी, देख लेते हैं जी क्या था ऐसा। अच्छा जी, जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर लूँ। एक मिनट दीजिएगा मुझे। अच्छा जी उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि रॉलेट एक्ट में ऐसी क्या तजावीज़ थी जिनकी वजह से कायदे आज़म ने भी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिज़ाइन कर दिया और इसको क्रिमिनल रिपोर्ट कहा गया। तो बेटा इसके अंदर ये तजावीज़ थी कि कोई भी शख्स अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोई भी सियासी कार्रवाई करता है, कोई एहतजाज करता है, तो उसे गिरफ़्तार कर लिया जाएगा बग़ैर गिरफ़्तारी के वारंट के, यानी कि विदाउट वारंट गिरफ़्तारी का हक़ दे दिया गया था ब्रिटिश ऑफिशियल्स को। विदाउट वारंट भी उनको गिरफ़्तार किया जा सकता था, और विदाउट वारंट गिरफ़्तार करने का मतलब है कि किसी को भी जेल में डाल दो। और उन्होंने डाला था बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स को, बहुत सारे हिंदू लीडर्स को, बग़ैर किसी गुनाह के वो किसी को भी पकड़ के डाल देते थे। खौफ व हिरास फैलाया गया रॉलेट एक्ट के ज़रिए। और इसी एक्ट के प्रोटेस्ट में कायदे आज़म ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिज़ाइन कर दिया, और इसी एक्ट के नतीजे में प्रोटेस्ट किया बहुत सारे लोगों ने, और बहुत ज़्यादा कत्ल गारत भी हुई। अब ये क्या हुआ जी, जलियांवाला मैसेकर क्या था? ये जलियांवाला मैसेकर या जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोग इसी रॉलेट एक्ट के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करने के लिए अमृतसर के मकाम पर इकट्ठे हुए। कहाँ इकट्ठे हुए जी? अमृतसर में, जहन में रखिएगा, अमृतसर में। और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग का वाक़या हुआ है। 13 अप्रैल 1919 को क्या वाक़या हुआ जी?
जलियांवाला बाग मैसेकर। अब जलियांवाला बाग मैसेकर क्या था? लोग बेचारे इकट्ठे हुए थे कि रॉलेट एक्ट को ख़त्म किया जाए, लेकिन ब्रिटिश उस वक्त बहुत तैश में आए हुए थे और उन्होंने जनाब कॉलोनल डायर या जनरल डायर जो था, इसने ऑर्डर कर दिया कि फ़ायर खोल दो लोगों के ऊपर। और जब फायर इन्होंने खोला है तो बस जी वहाँ पर बहुत ज़्यादा कत्लो गारत हुई। 379 पीपल वर किल्ड एंड मोर देन 1200 पीपल वर इंजर्ड इन दिस ट्रेजिडी। पूछ सकता है आपसे इंटरव्यूअर, इंटरव्यू के अंदर पूछ सकता है कि जी कितने लोग मारे गए थे जब जनरल डायर ने ऑर्डर किया था? 379 पीपल वर किल्ड। ठीक है जी। और एक इंटरव्यू में उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि ज़ख्मी कितने लोग हुए थे। ये इंटरव्यू की मैं बातें बता रहा हूँ आपको, ये चीज़ें आपके काम आएंगी। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी। इस ट्रेजिडी के बाद मार्शल लॉ लगा दिया गया पंजाब प्रोविंस में। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि जनरल डायर ने जब ये जलियांवाला बाग का वाक़या हो गया, उसने फायर खुलवा दिया, 379 लोग किल किए गए उसमें, तो किस प्रोविंस में मार्शल लॉ लगा? पंजाब प्रोविंस में। ठीक है जी। उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास है मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, और इसे कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ये क्या था, क्यों हुआ? तो जी यहाँ पर ये एफ है जी, नहीं है। ठीक है जी। फ्रॉम नवंबर 1917 टू 1918 के अप्रैल तक एडविन मॉन्टेग, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, इंडिया का सेक्रेटरी था ये इंडियन स्टेट का। इसने इंडिया को विज़िट किया जी। नवंबर 1917 से लेकर अप्रैल 1918 तक एडविन मॉन्टेग ने, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, पूछूंगा मैं आपसे एमसीक्यूज बनाकर कि एडविन मॉन्टेग कौन था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। अब ये दो नाम है ना, एक मॉन्टेग और एक चेम्सफोर्ड है। ठीक है। अब ये दो नामों से मिलकर बनाया, जैसे मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स था, तो वो पेपर में पूछ सकता है कि मिंटो कौन था, मॉर्ले कौन था। अब ये जो 1919 का एक्ट है, इसके अंदर वो आपसे पूछ सकता है कि मॉन्टेग कौन था और ये जनाब चेम्सफोर्ड ये कौन था। तो आपको पता होना चाहिए। मॉन्टेग जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, इसने 1917 से 18 के दरमियान नवंबर से अप्रैल तक, ये आपके पास तकरीबन 4-5 महीने बन जाते हैं। इन 4-5 महीने में वो मुख्तलिफ विज़िट्स उसने इंडिया के किए। और फिर ये वायसराय उस वक्त कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ये जो चेम्सफोर्ड साहब थे, ये वायसराय थे उस वक्त हिंदुस्तान के। क्या थे जी? ये हिंदुस्तान के वायसराय थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इनके साथ इन्होंने मुलाकात की है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने, डिस्कशंस की मुख्तलिफ इंडियन लीडर्स के साथ, और कुछ तजावीज़ पेश की कि मुस्तकबिल में क्या लाहे अमल होना चाहिए हिंदुस्तान के लिए। ठीक है जी। यहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स थी कि इंडिया को किस तरीके से गवर्न किया जाए। अब ये जनाब जो डिस्कशंस हुई हैं, इन डिस्कशंस के बाद कुछ रिफॉर्म्स तजावीज़ की मिस्टर मॉन्टेग ने, और गवर्नमेंट को वो प्रपोज़ल अपना भेज दिया, जिस तरह रॉलेट एक्ट में इन्होंने अपना प्रपोज़ल भेजा था। हालांकि मुस्लिम लीग ने और कांग्रेस ने मुखालफत की थी, क्योंकि उनके लीडर से इन्होंने मशवरे किया, उन्होंने इसको मानने से इनकार कर दिया था। बट इसने, मॉन्टेग ने चेम्सफोर्ड के मशवरे से मिलकर, वायसराय के साथ मिलकर, फिर भी गवर्नमेंट को ये तजावीज़ भेजी और उन्होंने अप्रूव भी कर दी जी। आफ्टर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट दिस स्कीम वाज एनफोर्स्ड एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, और इनको मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी। मेजर पॉइंट्स देख लेते हैं जी जल्दी। मेजर पॉइंट्स में सबसे पहले तो सेपरेट रिप्रेजेंटेशन टू ऑल माइनॉरिटीज़। 1909 तक सिर्फ मुसलमानों को इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट का हक दिया था, लेकिन 1919 में इन्होंने तमाम माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंटेशन का और सेपरेट इलेक्टोरेट का हक दे दिया। ये एक अच्छा पॉइंट था। बहरहाल सेंट्रल असम्बली की जो टर्म थी वो 3 साल कर दी गई, और जनाब जो काउंसिल ऑफ स्टेट की टर्म थी वो 5 साल कर दी गई बढ़ाकर। ठीक है जी। डायरेक्ट इलेक्शंस की बात की गई थी दोनों हाउसेस के लिए, अपर और लोअर हाउस के लिए। और उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट, सिस्टम ऑफ डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड। नाउ व्हाट इज़ डायरकी? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यार ये डायरकी क्या भला है। ठीक है। रिएक्शंस भी आपको बताते हैं मुस्लिम लीग और डायरकी को बताने से पहले मैं रिएक्शन बता देता हूँ। मुस्लिम लीग ने इसको एक्सेप्ट तो किया था, लेकिन इसके डायरकी वाले पॉइंट को ही इन्होंने जो है रिजेक्ट किया था। कांग्रेस ने कम्प्लीटली तौर पर रिजेक्ट किया था, और कांग्रेस ने तो शदीद एहतजाज भी इसके खिलाफ रिकॉर्ड कराए। बहरहाल अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ये कह सकते हैं कि दोनों ने ही तकरीबन इसको रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है जी। अब ये डायरकी इंट्रोड्यूस करवाई गई और ये ऑपरेशनल हुई 1921 से लेकर 1937 तक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर्स में पूछा जा चुका है। नाउ व्हाट इज़ डायरकी? व्हाट इज़ डायरकी? दिस इज़ द मेन पॉइंट। व्हाट इज़ डायरकी? डायरकी क्या है जी? ये आपको पढ़ा देते हैं जी। डायरकी कई बार पेपर्स में पूछा जा चुका है। तो जी डायरकी बेसिकली क्या था?
ये पॉइंटर थोड़ा सा काम ठीक नहीं कर रहा। डायरकी को समझने के लिए पहले तो मैं आपको इसका लफ्ज़ी मतलब बता देता हूँ। डायरकी का मतलब है दोहरी हुकूमत। अब सूबों को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने क्या किया जी कि दोहरी किस्म की हुकूमत वहाँ पर इंट्रोड्यूस कराई और दो किस्म के सब्जेक्ट्स रख दिए। दो किस्म के सब्जेक्ट से मुराद ये है कि किसी भी प्रोविंस के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें होती हैं, जैसे एजुकेशन का एक डिपार्टमेंट होता है, कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट हो सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का हो सकता है। तो उन्होंने ना सारे डिपार्टमेंट्स को दो कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया। मतलब सबसे पहले उन्होंने क्या की, सारे सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया और दो सब्जेक्ट्स की लिस्ट बनाई। क्या बनाई है जी? सबसे पहले दो सब्जेक्ट्स की लिस्ट बना ली। अब जब ये दो सब्जेक्ट्स की लिस्ट बनी है डायरकी में, उसके बाद उन्होंने क्या किया, दो सब्जेक्ट्स की लिस्ट बनाकर उन्होंने दो किस्म के लोगों को इसका रिस्पॉन्सिबल किया है। नंबर एक तो उन्होंने पहले नंबर पर उन्होंने कुछ मिनिस्टर्स सिलेक्ट किए। कौन सिलेक्ट किए जी? मिनिस्टर्स। इनके अंडर उन्होंने कुछ डिपार्टमेंट्स रख दिए, ठीक है जी। और दूसरे नंबर पर उन्होंने क्या किया जी? दूसरे नंबर पर उन्होंने एक गवर्नर अपॉइंट किया। कौन अपॉइंट किया जी? गवर्नर को अपॉइंट किया। उसके अंडर कुछ सब्जेक्ट्स को रख दिया। अब मज़े की बात आगे आ रही है। अब कुछ सब्जेक्ट्स गवर्नर के अंडर आए और कुछ मिनिस्टर्स के अंडर आए, लेकिन ये जो मिनिस्टर्स थे ये प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को जवाबदेह थे, यानी ये जो है जवाबदेह थे इंडियन प्रोविजनल लेजिस्लेचर को। बट जो गवर्नर था इसके अंडर फिर मज़ीद उन्होंने क्या किया, गवर्नर के अंडर उन्होंने मज़ीद जो है एग्जेक्टिव काउंसलर्स हायर किए। एग्जेक्टिव काउंसलर्स गवर्नर के अंदर मज़ीद उन्होंने फिर क्या किया, एग्जेक्टिव काउंसलर्स लगाए। अब ये पूरा यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा, एग्जेक्टिव काउंसलर्स, पेन भी इंशाल्लाह कोई अरेंज करते हैं। एग्जेक्टिव काउंसलर तो ये लगाए, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि एग्जेक्टिव काउंसलर जो है प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को जवाबदेह नहीं थे। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को जवाबदेह नहीं थे, बल्कि ये जो आपके एग्जेक्टिव काउंसलर थे ये जवाबदेह थे डायरेक्ट किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। किसको जवाब देते? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। और ज़्यादातर उन्होंने इसमें अपने ही बंदे लगाए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट। मैं इसको दोबारा बता रहा हूँ, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए प्लीज़। ये जो था आपका डायरकी सिस्टम, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डायरकी में उन्होंने दो सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर दिया। कुछ सब्जेक्ट्स को उन्होंने, मैं अब इसका ना पेन का थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझ आना चाहिए। पहले नंबर पर उन्होंने कुछ मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया और उनके अंडर कुछ सब्जेक्ट्स रखे। दूसरे नंबर पर एक गवर्नर को अपॉइंट किया, उसके अंडर कुछ सब्जेक्ट्स रखे। अब जो मिनिस्टर्स थे वो तो इंडियन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को जवाबदेह थे, लेकिन जो गवर्नर था उसके अंडर उन्होंने एग्जेक्टिव काउंसलर्स लगाए उन सब्जेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए। और ये जो एग्जेक्टिव काउंसलर थे ये प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को जवाबदेह नहीं थे, मतलब ये इंडिया के अंदर बिल्कुल जवाबदेह नहीं थे, ये डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर काम करते थे। अब कहने का मतलब ये है कि एक ही सूबे को संभालने के लिए दो दो एडमिनिस्ट्रेटर्स लगा दिए गए और फिर यहाँ पर थोड़े से मसाइल क्रिएट हो गए, ठीक है जी। और ये जो है फिर ब्रिटिश लोगों ने इंडियन लोगों ने अपनी तौहीन भी समझा कि जी डायरकी के ज़रिए जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो गवर्नर को दे दिए गए हैं, गवर्नर की पावर्स को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया गया है, और जो बेचारे मिनिस्टर्स हैं वो अगर कोई भी फैसला करते हैं तो वो जो है प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को जवाबदेह भी हैं, तो इस तरह उनकी पावर्स कम है। और ये मिनिस्टर ज़्यादातर लोकल थे और ये गवर्नर और एग्जेक्टिव काउंसलर ये ज़्यादातर ब्रिटिश लोग थे, ठीक है जी। तो इस तरह ब्रिटिश ने क्या किया, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को अपने पास रखा और छोटे सब्जेक्ट्स ये जो छोटे डिपार्टमेंट्स थे उनको मिनिस्टर्स के अंडर किया। और उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था ब्रिटिश का कि चूँकि अभी इंडियंस इतने हाईली क्वालिफाइड और ट्रेंड प्रोफेशनल्स नहीं है, लिहाजा हम इनको इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स या डिपार्टमेंट्स इनके हवाले नहीं कर सकते। तो ये डायरकी थी जिसे इंडियन लोगों ने रिजेक्ट भी कर दिया था, लेकिन ये फिर भी 1921 से लेकर 1927 तक ऑपरेशनल रही, हालांकि मुसलमान और हिंदू दोनों ही इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो जी आज मैंने आपके लिए 3-4 सवाल छोड़े, मैं देखता हूँ जी कौन कौन इनके जवाब देता है। कोशिश की है मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कराने की, फिर भी कोई कमी बेशी रह गई हो तो माजरत है जी उसके लिए। बहरहाल कोशिश कर रहे हैं आपको जल्दी जल्दी सारे टॉपिक्स कवर कराएं। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि 7 से 8 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान अफेयर्स को कवर कर लिया जाए सारा, और उसके बाद इंशाल्लाह आपको एवरीडे साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जीके, इस्लामिक स्टडीज़, ये सारे कंप्यूटर वगैरह ये सारा कुछ आपको कराया जाए, ठीक है जी। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।